अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स क्लास 10 के लेक्चर नंबर 22 में तलबा को खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे और उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि ये लॉ हमें क्या बताता है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक व्हेन अ फोर्स एक्ट्स अपॉन अ बॉडी it produces an acceleration in its own direction in the body. The acceleration is directly proportional to the magnitude of the force and inversely proportional to the mass of the body. इन अल्फाज की मीनिंग को समझ लें सबसे पहले कि जब किसी जिस्म पर फोर्स अप्लाई होती है, क़ुव्वत लगती है, तो क़ुव्वत अपनी ही समत में उस जिस्म में एक्सेलरेशन इसरा पैदा करती है। और ये जो इसरा पैदा करती है, द एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये जो एक्सेलरेशन है, इसरा है, ये बराह रास्त मुतनासिब होता है क़ुव्वत की अददी कीमत के, क़ुव्वत के मैग्नीट्यूड के। यानी सादा लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं क़ुव्वत जितनी ज़्यादा होगी एक्सेलरेशन इसरा भी उतना ज़्यादा होगा। इसी को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहते हैं। और इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ द बॉडी, तो इसका मतलब ये है कि जितना जिस्म का मास ज़्यादा होता है, एक्सेलरेशन उतना कम पैदा होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि इसरा और जिस्म की कमियत में उल्टा तनासुब पाया जाता है। इन्वर्स बिलक्स को कहते हैं, उलट को कहते हैं। यानी मास जितना ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन उतना कम पैदा होगा। तो दो चीज़ों पर एक्सेलरेशन डिपेंड करता है इस लॉ के मुताबिक, फोर्स पर और मास पर। फोर्स जितनी ज़्यादा होगी, क़ुव्वत जितनी ज़्यादा किसी जिस्म पर लगेगी, एक्सेलरेशन इसरा उसमें उतना ज़्यादा पैदा होगा। इसका मतलब जहन में रखिएगा कि एक्सेलरेशन या इसरा किसे कहते हैं, ये पिछले लेक्चरों में मैं समझा चुका हूँ। इसरा का मतलब है वेलोसिटी में तब्दीली। यानी जिस वेलोसिटी से भी जिस्म पहले से चल रहा है, तो जितनी ज़्यादा क़ुव्वत लगेगी, वेलोसिटी में तब्दीली, चेंजिंग उतनी ज़्यादा होगी। यानी अगर रुका हुआ है तो उसके अंदर वेलोसिटी ज़्यादा पैदा होगी, और अगर किसी ख़ास रफ्तार से चल रहा है तो ज़्यादा फोर्स लगने से उसकी रफ्तार में ज़्यादा इजाफा होगा। और अगर फोर्स को हम फिक्स रखें, मास को कम ज़्यादा कर दें, फोर्स को फिक्स रखें, मास को कम ज़्यादा करें, तो एक ही फोर्स कम मास वाले में ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा करेगी और ज़्यादा मास वाले में कम एक्सेलरेशन पैदा करेगी। तो ये देखें, ये डायग्राम मैंने एक बनाई है, तो इसमें ज़रा जायज़ा लें। ये एक बड़ी हमारे पास रिंग की सूरत में, टायर की सूरत में मैंने बनाई है। लेस फोर्स यानी कम फोर्स इस पर अप्लाई होगी तो लेस एक्सेलरेशन, कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और मोर फोर्स मोर एक्सेलरेशन, जितनी ज़्यादा फोर्स इस पर अप्लाई करेंगे, इसमें उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेशन इसरा पैदा होगा। तो एक डायग्राम की और ज़रूरत थी, मैंने नहीं बनाई, ज़बानी तौर पे बता देता हूँ कि अगर हम फोर्स को फिक्स कर लें, यानी यहाँ तो मैंने बताया कि लेस फोर्स और मोर फोर्स, अगर हम फोर्स को फिक्स कर देते हैं और मास को कम ज़्यादा करते हैं, तो एक जिस्म का मास ज़्यादा, दूसरे जिस्म का मास कम, तो एक जैसी फोर्स कम मास वाले में ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा करेगी और ज़्यादा मास वाले में कम एक्सेलरेशन पैदा करेगी। इसको हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो अब इस चीज़ से हमें ये नहीं पता चल रहा कि किसी जिस्म पर लगने वाली फ़ोर्स की क्वांटिटी हम मालूम कैसे करें।
तो आइए न्यूटन का जो अगला काम है उसको समझते हैं। तो इसी लॉ की मदद से हम फिर एक फार्मूला हासिल करते हैं जो न्यूटन ने हासिल किया है, उसको हम समझते हैं कि उसने कैसे मैथ को इस्तेमाल किया। देखिए फर्स्ट लॉ में ये हमें बताया गया है, इसमें फर्स्टली सिंस एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यानी एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी फोर्स जितनी ज़्यादा होगी एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा, इसरा उतना ज़्यादा होगा। तो इसरा को हम एक्सेलरेशन को ए से ज़ाहिर करते हैं, और ये जो साइन बीच में नज़र आ रही है वैसे तो इसका नाम अल्फ़ा है, लेकिन यहाँ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की सिंबल है, साइन है, और ये एफ़ का मतलब है फोर्स। तो ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। इसे हम अल्फ़ा नहीं यहाँ पढ़ेंगे, बेहतर ये है कि इसकी मीनिंग को यहाँ यूज़ किया जाए। ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफ फोर्स। और दूसरा जो इस लॉ का हिस्सा है, सेकेंडली इसमें क्या कहा गया कि एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, यानी एक्सेलरेशन जिस्म के मास यानी कमियत, जिसे हम केजी में मेजर करते हैं, तो जितना केजी किसी जिस्म का ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना कम होगा, और केजी जितना कम होगा एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा। तो ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एम। यहाँ देखिए साइन वही यूज़ की हमने जो ऊपर इस्तेमाल की थी, यहाँ पर भी वही साइन इस्तेमाल हो रही है। तो यहाँ फिर ये कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ आगे देखें 1/m यूज़ किया हुआ है। 1/m और m एक दूसरे का अपोजिट है, रेसिप्रोकल है। अगर मैं लिखता हूँ a और फिर अल्फ़ा की ये साइन डालकर m लिख देता हूँ, तो मुझे इसे उसी तरह पढ़ना पड़ेगा जैसे मैंने प्रोपोर्शन 1 को पढ़ा था, a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। और अगर मैं यहाँ m लिखता हूँ तो फिर यहाँ मुझे पढ़ना पड़ेगा a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, लेकिन a m के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो m का अपोजिट 1/m है। तो यहाँ हमने लिखा हुआ है 1/m लिखा हुआ हमने, ठीक है। तो अब इसे हम a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m नहीं पढ़ सकते, अब हम इसे पढ़ेंगे a इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m। हाँ, अगर हम 1/m पूरा पढ़ते हैं कहने में, तो फिर मैं यूँ भी कह सकता हूँ इसे a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m। यकीनन आप समझ गए होंगे। तो इस तरह हमारे पास दो प्रोपोर्शन हमें हासिल होते हैं, एक प्रोपोर्शनल 1 और एक प्रोपोर्शन 2। मैथमेटिकली एक रूल समझ लीजिए कि जब एक ही क्वांटिटी, जैसे इस केस में एक्सेलरेशन है, एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो फिर वो क्वांटिटी उन तमाम क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर ए एफ़ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और ए जो है 1/m के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये है कि ए इन दोनों क्वांटिटीज़ यानी f और 1/m इन दोनों के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लिहाजा f और 1/m के प्रोडक्ट यानी इनके मल्टीप्लाई के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। तो इसलिए चलिए अगले स्टेप में हम इसी चीज़ को देखते हैं। तो बाई कंबाइनिंग 1 and 2 वी गेट, यानी मतलब क्या है कि अगर हम प्रोपोर्शन 1 और 2 जो यहाँ आपको नज़र आ रहा है, इन्हें अगर हम मिलाते हैं तो फिर हमें एक नई रिलेशन हासिल होगी, a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f मल्टीप्लाई बाई 1/m। यानी दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, a f के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और 1/m के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लिहाजा इन दोनों के मल्टीप्लाई के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये जनरल रूल याद रखिए। मैट्रिक के स्टूडेंट अगर इन सादी सी बातों को याद रखें, छोटे छोटे रूल्स को, तो आगे जो फिज़िक्स पढ़ते हैं भारी हेवी लेवल की, तो वो उन्हें बहुत सी बातें समझ नहीं आती और परेशान होते रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा अप्लाई होने वाला रूल है और इससे बहुत सी इक्वेशन की डेरिवेशन की जाती है। तो यहाँ इसको हमेशा याद रखें, जब भी एक क्वांटिटी एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो उन तमाम क्वांटिटीज़ को के मल्टीप्लाई के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ हमें ये एक थर्ड रिलेशन या प्रोपोर्शन हासिल होती है। अब अगर हम इस साइन को ख़त्म करते हैं
तो इक्वलिटी लगाई जाती है, और जब इक्वलिटी लगाते हैं तो फिर दूसरी साइड पर, एक साइड पर हमें लाजमी एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इस कांस्टेंट को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। उर्दू में जो फिज़िक्स पढ़ते हैं उनको भी बता दूं कि इसे उर्दू में तनासुब का मुस्तकिल कहते हैं। जब भी एक मिक़दार दूसरी किसी भी मिक़दार के या मिक़दारों के बराह रास्त मुतनासिब हो तो फिर तनासुब की अलामत हटाकर इक्वल का, बराबर का निशान लगाया जाता है, और फिर एक साइड पर एक मुस्तकिल मिक़दार मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, वरना फार्मूला गलत हो जाता है। तो यहाँ पर तनासुब का मुस्तकिल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को कैसे ज़ाहिर किया गया है, ये सिंबल भी मुख्तलिफ़ जगहों पर अलग अलग ज़ाहिर की जाती है। यहाँ पर इसे कैसे ज़ाहिर किया जाता है तो मैंने भी कैसे ही लिखा है। अब के की वैल्यू भी अलग अलग तनासबों में अलग होगी, यानी यहाँ के तनासब में के की वैल्यू 1 रखी गई है। ये कैसे 1 आ गई फ़िलहाल मैं नहीं बता रहा, लेकिन अभी आगे चलकर बताऊँगा इसको कि के की वैल्यू 1 कैसे हासिल हुई है। फ़िलहाल ये जहन में रखें कि के की वैल्यू यहाँ 1 होती है। कैसे 1 होती है अभी आगे बताऊँगा। अगर मैं के की वैल्यू 1 रखता हूँ तो उसके नतीजे में ज़ाहिर बात है यहाँ के और f/m आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो के की वैल्यू 1 रखने से हमें a = f/m मिलेगा। और m को मैं अगर लेफ़्ट साइड पर ले जाता हूँ a की तरफ, तो ये चूँकि यहाँ डिवाइज़र है तो इस तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, f × a, ma = f बचेगा हमारे पास, और इसी को हम इस तरफ से उल्टा करके लिख देते हैं, f = ma, यानी ज़ाहिर है ma = f तो f = ma। इस तरह ये हमें एक इक्वेशन हासिल होती है। मैंने इसका नंबर 5 रखा है। ये इक्वेशन न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला है। ये डेरिवेशन एग्ज़ाम में भी आती रहती है। अब आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह हासिल हुआ है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि इस तरह हम F यानी फोर्स, मास और एक्सेलरेशन में एक रिलेशन हासिल कर चुके हैं जो न्यूटन ने हासिल की थी। इस पे हम ये कहेंगे कि किसी जिस्म पर लगने वाला इसरा और उसके मास का प्रोडक्ट, यानी किसी जिस्म की कमियत और इसरा का जो प्रोडक्ट है, हासिल ज़रब है, वो उसकी फ़ोर्स के बराबर होता है। गोया हमें किसी जिस्म पर लगने वाली फ़ोर्स को अगर कैलकुलेट करना है तो हमें 2 चीज़ें पता हों, मास और एक्सेलरेशन। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फ़ोर्स मालूम हो जाएगी। अब ये फ़ोर्स किस में मालूम होगी, कौन से यूनिट में मालूम होगी, तो इसका यूनिट न्यूटन है, जो आगे चल के अभी बताता हूँ आपको न्यूटन किसे कहते हैं। तो यहाँ अगर हम मास लेंगे केजी में और एक्सेलरेशन का यूनिट SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर एक्सेलरेशन का यूनिट इसरा का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर फी सेकंड लेते हैं तो हमें फोर्स न्यूटन में मिलेगी। तो आइए अब 1-2 चीज़ें और समझते हैं। एक तो ये समझते हैं कि न्यूटन, दोबारा क्या मतलब आ गया, मिस्टर न्यूटन या न्यूटन। तो ख्याल रखिएगा, एक मिस्टर न्यूटन है यानी वो साइंटिस्ट जिसने ये लॉ पेश किया था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसी तरह फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और एक यहाँ न्यूटन है फोर्स का यूनिट न्यूटन। तो दोनों न्यूटन में फ़र्क है, एक यूनिट है, एक साइंटिस्ट है। तो ऐसा ना हो कि आपसे अगर एग्ज़ाम में कहा जाए डिफाइन न्यूटन और आप जो है न्यूटन, मिस्टर न्यूटन की तारीफ़ करना शुरू कर दें कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट था और ऐसा था वैसा था। तो कभी कभी एग्ज़ाम में 1 न्यूटन की डेफिनेशन आया करती है। तो 1 न्यूटन या न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। अब 1 न्यूटन कितनी फोर्स को कहते हैं, तो यहाँ पहले इस की डेफिनेशन को समझते हैं, फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि के की वैल्यू 1 कैसे हासिल की जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है आपके सामने कि अ फोर्स which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg is called 1 Newton. A force which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg is called 1 Newton. ज़रा ध्यान से अल्फाज को समझें। वो फोर्स जो किसी 1 किलोग्राम वाले जिस्म में 1 मीटर फी सेकंड 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला इसरा एक्सेलरेशन पैदा करती है, तो ऐसी फ़ोर्स को हम 1 न्यूटन कहते हैं। ज़रा ध्यान से समझें, इतना कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, लेकिन तवज्जो ना दी जाए तो फिर कन्फ्यूजन महसूस होता है। तो यानी कोई भी ऐसी फ़ोर्स, देखिए फ़ोर्स नज़र नहीं आती हमें, फ़ोर्स के इफ़ेक्ट्स, असरात नज़र आते हैं। तो ज़ाहिर है जो चीज़ नज़र नहीं आती
उसके इफ़ेक्ट नज़र आते हैं, तो हमने उसको पहचानना भी इफ़ेक्ट्स के ज़रिए है, असरात के ज़रिए है। तो 1 न्यूटन फोर्स उस फोर्स को कहा गया है जो 1 किलोग्राम वाले जिस्म पर अगर अप्लाई होती है, लगती है, तो फिर उसमें वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करती है। मज़ीद मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि अगर कोई फोर्स 1 किलोग्राम वाले जिस्म पर अप्लाई हो और उसमें वो उसकी वेलोसिटी में 1 सेकंड के अंदर अंदर 1 मीटर पर सेकंड की तब्दीली ले आए, अगर कोई फोर्स 1 केजी के जिस्म पर अप्लाई हो और उसकी वेलोसिटी में 1 सेकंड के अंदर अंदर 1 मीटर पर सेकंड की तब्दीली ले आए, तो फिर हम कहते हैं कि वो फोर्स 1 न्यूटन की है। देखिए, फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करती है और फोर्स जितनी ज़्यादा होती है एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होता है, तो ज़ाहिर है हमें इसी के ज़रिए से फोर्स को पहचानना है। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब यह है कि 1 सेकंड के अंदर अंदर 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी में चेंजिंग आ जाए। अगर कोई जिस्म फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है ऑलरेडी और उसका मास भी 1 केजी है, यानी 1 केजी का जिस्म 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है ऑलरेडी, और उस पर कोई फोर्स लगती है, मज़ीद उसे धक्का दिया जाता है और उसकी स्पीड में 1 सेकंड के अंदर अंदर तब्दीली 1 मीटर पर सेकंड की आ जाती है, यानी 1 सेकंड के बाद फोर्स लगने की वजह से उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से 11 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो फोर्स उस पर लगी है वो 1 न्यूटन की है। अब आप समझ गए, यकीनन अल्फाज आपको नज़र भी आ रहे हैं लिखे हुए कि 1 न्यूटन फोर्स कितनी होती है। तो आइए हम समझते हैं कि के की वैल्यू 1 कैसे हासिल हुई। तो देखिए, पीछे चलते हैं। आपने देखिए इस स्टेप में आपके पास था A इज़ इक्वल टू के एफ अपॉन एम। यहाँ से हम के का फार्मूला हासिल करेंगे इस जगह से। तो अगर के का फार्मूला आप लेते हैं तो एम ए की तरफ जाएगा, तो एम ए इज़ इक्वल टू के एफ बनेगा, और फिर हम एफ़ को शिफ्ट करेंगे तो वो नीचे आएगा। तो इस तरह हमें मिलेगा एम ए अपॉन एफ़ इज़ इक्वल टू के, यानी ये देखिए ये फार्मूला हमें वहीं से हासिल हुआ है, के इज़ इक्वल टू एम ए अपॉन एफ़। तो मैथ के साथ इस रूल को अप्लाई करके हमने के का फार्मूला हासिल किया यहाँ। अब देखें, मैं अगर एफ़ की जगह पर 1 फिट कर देता हूँ, लगा देता हूँ, तो अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है एम और ए की जगह पर सिवाय 1 के लिखने के, क्योंकि एम का मतलब है मास, ए का मतलब एक्सेलरेशन, एफ का मतलब फोर्स। मैं अगर एफ़ की जगह पर 1 लिखता हूँ, 1 न्यूटन, तो ज़रा खुद समझे कि 1 न्यूटन वो फोर्स होती है जो 1 केजी के जिस्म में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन पैदा करती है। अब मैं जैसे यहाँ पर 1 लिखूँगा, 1 न्यूटन, तो फोर्स मैंने फिक्स कर दी 1 न्यूटन की फोर्स। तो 1 न्यूटन की फोर्स जब मैं लिख दूंगा यहाँ पर, तो फिर मुझे मास वाली जगह पर लाजमी 1 लिखना पड़ेगा, और जब मैं मास की जगह 1 लिखूँगा तो अब मेरे पास कोई चारा नहीं है कि ए की जगह पर 1 लिखूँ। तो इस तरह जब मैं इस डेफिनेशन के बेस पर यहाँ 1 लिखता हूँ तो 1 न्यूटन की फोर्स बन जाएगी ये, और 1 न्यूटन की फोर्स 1 केजी वाले बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन पैदा करती है। तो जब ये तीनों चीज़ें 1 हो गई तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 बनेगा, अपॉन 1 वो भी 1 ही बनेगा। इस तरह के की वैल्यू 1 हासिल हो जाती है। तो जब तक ये एफ़ की डेफिनेशन तय ना की जाती उस वक़्त तक हम के का ये जो के की वैल्यू 1 हासिल नहीं कर सकते थे। तो पहले यहाँ पर यूँ समझ लें आप कि 1 न्यूटन की डेफिनेशन की गई, यानी फोर्स का जो यूनिट है 1 न्यूटन, उससे जब डिफ़ाइन कर दिया गया तो फिर ये के की वैल्यू 1 हासिल हुई। तो 1 न्यूटन याद रखिए, इसको मैं थोड़ा सा एक चीज़ और भी इस हवाले से बताता चलूँ। ज़रा सा पीछे चलते हैं। देखिए यहाँ पर एफ़ इज़ इक्वल टू एम ए दिया हुआ है, एफ़ इज़ इक्वल टू एम ए। तो यहाँ अगर मैं फार्मूले में मास का यूनिट लगाता हूँ तो केजी आएगा, और ए का यूनिट लगाता हूँ तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो ये यूनिट बनेगा इसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही का नाम न्यूटन रखा गया है। यानी ये जो डेफिनेशन है 1 न्यूटन, तो इसका असल नाम असल में था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर असल यूनिट है, और इसी यूनिट का नाम न्यूटन के एजाज़ में, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी का नाम न्यूटन के एजाज़ में 1 न्यूटन रखा गया है। तो इसलिए मैं ब्रैकेट में आपके सामने इसको शो कर देता हूँ। तो ये देखिए आपके सामने आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये m की वैल्यू है यूनिट में, केजी में, और ये यानी m से मुराद मास, और ये एक्सेलरेशन का यूनिट है m/s², यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह ये जो यूनिट बना ma से बना है, F = ma। पीछे आ जाए, ये देखें ये F = ma, मास का यूनिट किलोग्राम और a का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आप समझ गए कि यही यूनिट जो है 1 न्यूटन कहलाता है, और इसकी डेफिनेशन आपके सामने आ चुकी है, और किस तरीके से k की वैल्यू 1 हासिल की गई। साइंटिस्ट बड़े होशियार होते हैं, बड़े तेज़ दिमाग के होते हैं, इस तरह वो बहुत सी आसानियाँ पैदा करते हैं और साइंस में तरक्की के रास्ते खोलते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या है और इसका फार्मूला कैसे हासिल किया गया, k की वैल्यू 1 कैसे हासिल हुई। ये वैसे फर्स्ट ईयर वगैरह के बच्चों को समझाई जाती है, मैट्रिक वाले स्टूडेंट भी इसे समझ सकते हैं, बहुत आसान सी चीज़ है। तो अब मैं अगले लेक्चर में मुलाकात करूंगा, और आपसे ज़रूर कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।